आज फिर मैं हाजिर हूँ अपनी सच्ची कहानियाँ लेकर। मेरी कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म की थी। कोशिश मेरी यही होगी कि वहीं से शुरू हो जहाँ से ख़त्म की थी। तो चिटगांव में मुझे ये नहीं याद कि मैंने उनके साथ कभी हम गाड़ी पे जा रहे हों। हाँ, एक दफ़ा याद है कि हम लोग गाड़ी पर थे और मेरा भाई जो बड़ा था वो गाड़ी चला रहा था और वहाँ पर एक पहाड़ी सी थी। तो उस पहाड़ी के साथ साथ रोड थी। हम वो क्रॉस कर रहे थे तो मेरे भाई ने कहा कि यहाँ आधे गले वाला बंदा होता है जो आके लोगों को काट लेता है गले में। तो मुझे बहुत डर लगा। मेरा भाई जब भी वहाँ से गुजरे तो कहे कि आधे गले वाला बस आने वाला है। मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत डरती थी इस बात से कि आधे गले वाला आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। खैर, मेरी जो मेरा जो चचा था जो अपनी जिसकी पैदाइश के बाद 6 महीने का था और वालदा दोबारा माँ बनने वाली थी, वो चचा मेरे अब्बा को बड़ा अजीज था। तो उनको टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स गले में ये जो होते हैं अंदर वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से गला हर वक्त ख़राब रहता है। तो मेरे चचा का वो ऑपरेशन होना था। तो मेरे वालिद मोहम्मद अनवर बड़े दिलावर थे। तो मोहम्मद अनवर मेरे वालिद बड़े दिलावर थे और उन्होंने डॉक्टर को कहा कि जितने भी पैसे लेने हों तुम वहाँ से आओ और अस्पताल से और इधर ही ऑपरेशन करो घर पर, क्योंकि अस्पताल में तो मेरे भाई को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मुझे अब इतना याद भी नहीं, कि वो डॉक्टर जलीसी थे। तो डॉक्टर जलीसी जो थे वो घर आए या मैं भूल रही हूँ। बहरहाल वो डॉक्टर घर आए और उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर या वो कहो कि वो अपना टेबल ले, मेरे को तो यही याद है कि वो अपना टेबल लेकर आए और उसी टेबल के ऊपर उन्होंने ऑपरेशन किया। अपना टेबल, लाइटें, अपना सब कुछ लेकर आए और उसी के ऊपर उनके गले का ऑपरेशन किया। और मेरी चची के मुताबिक, मेरी अम्मी के मुताबिक मैं उसी टेबल पर पैदा हुई। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि मैं घर क्यों पैदा हुई। चलो, चचा का तो वो था, तो मैं घर पे क्यों पैदा हुई। अस्पताल तो थे। अगर अस्पताल का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन जो है, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन अस्पताल में हो सकता था और जिस पे अंदाजे के मुताबिक उस ज़माने के हिसाब से 50,000 लगने थे। तो डॉक्टर को कहा गया कि तुम 3 लाख रुपए ले लो और ऑपरेशन घर में करो। तो मेरे लिए क्यों ये मतलब कहा गया, मेरी माँ के लिए, मेरी माँ ने क्यों घर में कैसे मैं पैदा हुई। और फिर एक तस्वीर भी थी जिसमें एक बिल्कुल छोटा बच्चा, एक दिन का, जिसके सर पर रुमाल सा बांधा हुआ होता है, जैसे टिपिकली हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं, ऐसे रुमाल सा बांधा हुआ, चादर में लिपटा हुआ। मेरी चची कहती थी ये तुम हो। तो ये बातें मुझे बड़ी वो करती हैं। फिर मुझसे 2.5 साल छोटी मेरी बहन है। मेरी माँ तो यही कहती थी कि ये भी वहाँ पैदा हुई, लेकिन मुझे तो नहीं पता। लेकिन फिर भी मुझे यूं लगता है जैसे, पर 2.5 साल के बच्चे को कुछ याद नहीं हो सकता है मेरी माँ कहती हो तो वहीं पैदा हुई हो। लेकिन अब जब मैं इस तहकीक में गई कि मैं ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, तो मैं अपनी उस चची के पास गई। तो चची के भी 2 बच्चे थे बकौल मेरी माँ और चची के। मेरा चचा का बेटा मुझसे 3 महीने छोटा था। और फिर मेरी चचा की बेटी अम, इसी तरह 3 साल छोटी थी। मेरी बहन 2.5 साल छोटी थी और वो 3 साल छोटी थी।
तो मेरी चची के मुताबिक मेरी बेटी तो चिनियोट में पैदा हुई। मेरे चचा यूनस की शादी नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने चिनियोट से कोई लड़की तलाश की। हमारे जो ये मोहम्मद अनवर साहब थे, ये चिनियोट में ही, मेरी अम्मी ख़ास तौर पर चिनियोट की थी। और जो ये थे मोहम्मद अनवर साहब, ये कहलाते थे, इनके जो मामू उस्मान सेठ कराची वाले वधावन। तो इसी तरह ये कहानी चलती रही। तो मुझे ये ख्याल आता, मेरी चची ने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे तो, पहले तो यही कहती थी सुहेल भी उधर ही हुआ, लेकिन नगमा का, अब उन्होंने कहा, उनकी 2 बच्चे हैं, नगमा का उन्होंने कहा कि वो तो चनियोट में पैदा हुई, और सुहेल का उन्होंने, वो ये कहती थी कि तेरे तो 3 महीने छोटा है। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਕਿਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ छोटा है। मैं उन्होंने तो ਇਹ भी पूछा कि मैं किस स्कूल में पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा असी सारे वत इको जेडे आए तो केड़े स्कूल च पढ़ते आए, तो उन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं। तो वो चनियोट से आई थी मेरी चची, और शादी होकर मेरे चचा के पास चिटगोंग, जहाँ मेरे चचा मेरे वालिद साहब के साथ थे। और फिर उसके बाद चचा शरीफ जो थे, जो वहीं पर थे, वो 64, वो कहते हैं मेरी शादी 64 में हुई, 63 में हुई या 64 में हुई, कुछ इसी तरीके से। और तुम्हारी बर्थडे वाले दिन ही हुई, ईयर नहीं बताते मगर बर्थडे वाले दिन हुई, 63 वेदर और 64, तो तुम्हारी बर्थडे वाले दिन हमारी शादी हुई। तो फिर वो चचा शरीफ, चूँकि उस्मान सेठ जो मेरे वालिद के मामू थे, उनकी बेटी से शादी हो गई, तो वो यहाँ आ गए कराची। और चची ये शिकायत करती थी कि यहाँ पर सारा जो किराए का घर लिया, तो उसमें सारा फर्नीचर किराए का डला हुआ था, और किराए के फर्नीचर को जब सब लोग चिटगोंग वापस चले गए, तो किराए वाला आया, मैंने तो फर्नीचर उठाना है, तो मेरे साथ ये हुआ। तो चिटगोंग की यादें कुछ यूं याद नहीं कि गाड़ी पर जा रहे हों या बैग हो या यूं हो, कुछ नहीं याद, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ की यादें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, भूलती नहीं हैं। काज़मी साहब बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत तस्वीरें वो कैमरे से खींचते थे सब बच्चों की, उस वक्त तो बहुत थी। और फिर काज़मी साहब जब बहुत साल, अभी आज से कुछ मेरा ख्याल है 20-30 साल, 25 साल पहले, 30 साल, तो मेरा भाई लेकर गया कि काज़मी साहब यहाँ रहते हैं। हमने बजाया दरवाज़ा, एक छोटा सा कमरा खुला उस दरवाज़े से, और उसमें काज़मी साहब थे। तो मेरे भाई ने कहा आपने शादी नहीं की, तो उन्होंने जवाब दिया कि 4 बहनें अभी तक बैठी हैं, मैं शादी कैसे करूं। तो हम थोड़ी देर उनसे मिलकर आ गए काज़मी साहब। तो वहाँ काज़मी साहब छत पर होते थे, और इस तरह से ये चिटगोंग की स्टोरी थी। वक्तन फ़वक्तन बीच में इसका तस्करा रहेगा। फिर ये हुआ कि वो मासियाँ आकर कहती थी कि बड़ा झगड़ा भी मैंने बताया हुआ। मुझे मेरे मामू, जो दूसरे नंबर के मामू थे, सबसे बड़े बशीर, और जो मेरी माँ से 25 साल बड़े थे, और उससे छोटे अनवर साहब, तो वो भी वहाँ चिटगोंग में आए थे। और मुझे याद है कि वो गैलरी के दरवाजे से निकल रहे थे, और वो रुबीना मेरी बहन को कह रहे थे कि ये ही मेरी बहू बनेगी, और एक शॉल भी वो उसको दे रहे थे। तो मैंने उनको कहा मुझे भी दें, मुझे भी दें, जैसे बच्चे कहते हैं। तो उन्होंने एक शॉल मुझे भी दी, जो कि ऐसे मखमल जैसा कपड़ा था, और उसके ऊपर सिल्वर सिल्वर पत्ते बने हुए थे, सिल्वर पन्नी के पत्ते, जैसे पन्नी होती है ना, ऐसे पत्ते।
तो वो शकील का मुझे याद है कि वो शकील का बड़ा ही झगड़ा, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, ऐसा कि वो मेरे दिमाग के नक्श से निकलता नहीं। फिर यूं ही झगड़े होने लगे। फिर मुझे एक गाड़ी का सीन याद है, हम उसमें बैठे हुए हैं, बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं और हम कहीं पैनिक में जा रहे हैं। फिर चिटगांव का एयरपोर्ट याद है कि हम जो है वो, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मुझे चिन्योट भी याद है। अब चिन्योट में मुझे याद है कि यूं वहाँ पर गटर सिस्टम तो होता नहीं था, खुली नालियाँ होती थी। खुली नालियों, पतली सी खुली नाली है, उसको आप क्रॉस करें तो अंदर जाने का रास्ता, फिर लेफ़्ट मुड़ें तो आपके लेफ़्ट पे एक गुसल खाना नहाने के लिए, और फिर थोड़ा से 2 कदम आगे जाएं तो राइट पे सहन, खुला खुला तो नहीं था लेकिन जैसे पुराने ज़माने के घरों में वो ऊपर 4 पिलर से होते थे, जो जगह खाली होती थी, एक 4 खाने का एक ऊपर ओपन जगह होती थी जिससे नीचे का सहन रोशन और हवादार रहता था। उसमें एक छिक्का होता था। छिक्का क्या होता था कि एक बड़ी सी टोकरी जिसमें यूं लाइनें लाइनें करके वो टोकरी ऐसे चौड़े चौड़े लोहे के वो चौड़े चौड़े से लोहा लगा हुआ, ऐसे 1 इंच का जैसे स्केल होता है, और उसके साथ पतली, फिर चौड़ा, फिर पतली, इस टाइप का, और बीच में एक गोल लोहे का, और फिर वो जंजीरों से 3 जंजीरें थी, ऊपर जाके वो एक हो जाती है, और ऊपर जाके वो जो 4 खाने वाला वो चौरस था उसके एक वो छोटे से मिंबर कहो या पकड़ने की जगह कहो, उस मिंबर के साथ वो लटक जाती थी। तो उनको कोई चीज़ ऊपर भेजनी होती थी तो वो छिक्के में डाल देते थे और फिर ऊपर जाके उसे खींच लेते थे। तो वहाँ पर 2 कमरे थे जिनके रोशनदान बड़े बड़े, जब दरवाज़ा खुलता था तो मैं देखती थी, और मुझे ये लोग कहते थे कि अंदर, मैं सुनती थी यानी इनकी ज़बानी, अपनी अम्मी की और खाला की। मेरी खाला को डाइवोर्स हो गई थी, उनके 3 बच्चे थे, एक मियाँ से और 2 बच्चे दूसरे मियाँ से। मेरी खाला का नाम खुर्शैद था। तो मेरी खाला जो है वो कहती थी, अम्मी और खाला, और मेरे नाना भी थे, नानी भी थी, कि ये कमरे बंद हैं क्योंकि इसमें मेरे कराची में जो भाई रहते हैं अम्मी के, बशीर साहब, अनवर साहब, असलम साहब, उनका सामान पड़ा हुआ है। और मैं अकेली सोती थी। वो जो जिसको वो कहते थे चिन्योटी में मेहमान खाने को कुछ कहते थे, मुझे भूल गया। बहरहाल एक कमरा सा बना हुआ था जो मेहमान खाना हुआ करता था, और जो वो अंदर आने का रास्ता था वो डेडी होती थी, और वो मेहमान खाना जो मैं बता रही हूँ, बाहर से मेहमान खाने का भी दरवाज़ा खुलता था, आप अंदर मेहमान खाने में आए, और फिर वो अंदर जो है वो एक गली सी थी जिस पर मस्जिदों का जैसे गोल गेट होता है ना, ऐसे दो दो बने हुए थे, गोल गोल मस्जिद की तरह, और उसमें भी चीज़ें थी। तो मुझे मेरी अम्मी वहाँ सुलाती के, अंदर नहीं, तुम यहाँ सो जाओ, अभी हम तुम जब जाएंगे तुम इधर ही सो जाओ, यहाँ पर अंदर तो जाना नहीं है, हम भी यहीं बिस्तर बिछा लेंगे। फिर वो रात को कहाँ सोते थे ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन कमरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, और जब झांकते थे कभी तो बहुत सारा सामान भी नज़र आता था। मुझे बड़ी हैरत है, वैसे बहुत ही हैरत है। फिर वो जो मैं बता रही हूँ, एक दरवाज़ा तो वो उस मेहमान खाने से था, छोटा सा कमरा था, ऐसे कुर्सियाँ सी पड़ी थी, और एक दरवाज़ा घर के अंदर जाने के लिए जो डेडी और फिर गुसल खाना आता था, और राइट पे घर नीचे का आता था, और लेफ़्ट पे सीढ़ियाँ थी जो यूं करके गोल ऊपर चली, यू शेप में ऊपर चली जाती थी। ऊपर जाते थे तो लेफ़्ट आप मुड़ें तो राइट पर थोड़ा 1-2 सीढ़ियाँ चढ़ के
वॉशरूम था। वो ऐसा वॉशरूम नहीं था कि जिसमें हम लोग अब जाते हैं, पानी होता है। वो ये था कि नीचे एक मट्टी की थालें बड़ी बड़ी पड़ी हुई हैं और उसमें सबकी पॉटियाँ पड़ी हुई, उसमें सबकी पिशियाँ भी पड़ी हुई। तो जो जाए वो अपना लोटा भर के ले जाए और वहाँ पर पॉटी पिशी करके और फिर बाहर आ जाए। तो वहाँ से अगर आप लेफ़्ट ना मुड़ें और राइट जाएं, वैसे मैं बड़ा सोचती हूँ, बड़ा आर्किटेक्चरल एक था कि लेफ़्ट पे वॉशरूम है और राइट पर जो है वो एक वो छत थी और उसमें भी एक राइट पर कमरा था जो मैंने कभी नहीं देखा। उस कमरे पर के ऊपर जाने के लिए भी वो जो पत्थरों की सीढ़ियाँ थीं और हम जब ऊपर चले जाते थे छत पर तो हम वहाँ से वॉशरूम में भी झांक सकते थे। लेकिन वॉशरूम तो कज्जा हुआ था, ढका हुआ था, यानी वॉशरूम आधा वॉशरूम आप झांक सकते थे वो दरवाज़ा। तो वहाँ से मेरी नानी का घर था। मेरी नानी का नाम आयशा था और मेरे नाना का नाम मोहम्मद अमीन। कितनी दिलचस्प बात है कि मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद अमीन और मेरे नाना का नाम भी मोहम्मद अमीन और मेरे मामू का नाम भी अनवर और मेरे अब्बा का नाम भी अनवर। तो ये लोग कहते थे कि हमारे पास मेरे वालिद और मेरे मामू जब जिंदा थे, हम ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, तो वो 1.5 साल बाद मर गए। तो वो जब आए तो वो उनके पास वो ये दोनों बात करते थे, मेरे वालिद मोहम्मद अनवर और मेरे मामू अनवर के हमारे पास सांझे की गन है। उस वक्त तो मैं बच्ची थी, इस बात को इतना नहीं हम कहते थे लाइसेंस होता, हमें ये पता था कि लाइसेंस होता है गन असले का। तो वो कहते थे कि ये वो मोहम्मद अमीन सांझे का है, मोहम्मद अमीन मोहम्मद अनवर वल्द मोहम्मद अमीन के नाम से बना हुआ है, तो हम दोनों यही हैं, तो सांझे का ही हो गया। तो फिर वहाँ से वो जो हम नीचे से ऊपर आते थे और राइट पर जाएं तो वो छत थी और लेफ्ट पे जाएं तो वॉशरूम था और सीधा जाएं तो फिर यूं ही 3 मस्जिद की तरह यूं बने हुए थे और फिर बरामदा था और फिर उसके अंदर भी एक कमरा, 2 कमरे थे, एक सामने और एक राइट पर। वो शायद कभी कभी राइट वाला कमरा खुला होगा, ऐसे ही कोई मंजी सी चरपाई सी पई ਹੁੰਦੀ आई ਉਹ मैंने इतना कोई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खास गल नहीं जड़ी मैंने कोई दसन दी हो। और फिर वहाँ से हम आते थे तो वो जो हम नीचे से ऊपर आते थे और राइट मुड़ते थे तो लेफ्ट पे जो कमरा था उसके ऊपर छत थी, तो राइट पे भी एक सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी जो उन कमरों पर थी जो वो सीधा जाने से बने हुए थे। और वहाँ सीढ़ियाँ जो थी वो ऊपर तक जाती थी, वहाँ भी छत थी। वहाँ से हम नीचे झांकते थे तो हमें एक हमारे घर के पिछली तरफ रोड नजर आती थी, रोड पीछे की तरफ की रोड जो कि ऐन घर के पीछे थी। और फिर वहाँ पर भी एक एक तो नहीं 2 कमरे बने, एक कमरा बना हुआ था, नहीं 2 कमरे बने हुए थे, या पता नहीं एक टैंकी थी। बहरहाल एक राइट पे कमरा था और फिर लेफ्ट पे यूं ही सीढ़ियाँ उल्टी तरफ से ऊपर जा रही थी, वो भी एक भी छत, वो उसको कहते थे भी छत। और वो फर्क इतना चिल्लाता था कि वो कहता था कि मैं बिल्ली को ज़िबा करूँगा और वो छुरी लेके बिल्ली के पीछे भागता था और उसकी माँ उसके पीछे भागती थी कि ऐसा काम ना करना, यानी वो पहले बिल्ली ज़िबा कर चुका। चूँकि हम लोग बड़े, मेरे वालिद के फ़ोन आया करते थे, वो जी ट्रंकाल आइए, वो बंदा वहाँ से भागता आता था ट्रंकाल आइए, नानी के घर फ़ोन तो नहीं था, तो मेरी अम्मी जाती थी और मेरे वालिद के कॉल सुनती थी और फिर जब वो कहते थे वापस आ जा तो वो थोड़ा ही रहती थी, इतना मुझे नहीं याद, लेकिन वो शायद 8-10 दिन से ज़्यादा या पता नहीं रहती थी। तो मेरी नानी जो है वो अंडे बनाती थी, क्योंकि हम लोग तो अपने वहाँ पर अंडे खाते थे, तो मेरी नानी अंडे बनाती थी और
मुझे यूं चाहे याद नहीं कि मैंने चिटगांग में टेबल पे बैठ के नाश्ता किया हो, मुझे ऐसी कोई चीज़ याद नहीं। हाँ, वो बुआ का याद है कि वो चावल बना रही है और वो अंडे बीच में डाल रही है और मुझे कह रही है कि अभी बन जाते हैं, और मैं गोल गोल चक्कर लगा रही हूँ अपने घर से चची के घर पर अंडों का इंतज़ार कर रही हूँ। तो नानी अंडे बनाती थी और वो जो नीलम फ़रक थे वो बहुत रोते थे कि हमारे लिए तो रात की सूखी रोटी और इनके लिए अंडे। हालांकि उस जमाने में चनियोट में ये रिवाज था कि तंदूर से रोटियां तपती थी, घर में थोड़ी रोटियां बनती थी। चनियोट में तंदूर से रोटियां तप के आई और जितनी आपने खानी हुई खाई, और बाकी की आपने फ्रिज वगैरह भी नहीं थे, उस छिक्के में रोटियां डाल के रख दी। और जब सुबह हुआ तो वो नीलम फरक ऐसे करते थे कि वो उस पे पानी लगाते थे और नमक और लाल मिर्च छिड़क के उसको चाय के साथ पी लेते थे। लेकिन वो बड़ा गुस्सा होते थे, उनमें बड़ा जहर भरता था कि हमारे लिए ये सब कुछ क्यों नहीं। आयशा जो थी वो, मैंने बहुत अरसे बाद अपनी वालदा को कहा, मेरी नानी बहुत सफ़ेद थी, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। तो लेकिन उनके बच्चे नहीं थे। अब वो पता नहीं मुझे क्यों सफ़ेद लगती थी। शायद वो ऐसा बुक्कल सा डबल बुक्कल मारती थी और दुपट्टा मुंह से आगे, यूं डबल दुपट्टा मुंह से आगे रहता था, और वो डेडा पहनती थी। तो वो मेरी नानी आयशा और मेरी दादी हाजरा, नाना मोहम्मद अमीन और दादा मोहम्मद अमीन, मामू अनवर और अब्बा भी अनवर। अजीब सी स्टोरी लगती। खैर, ये कहानी चनियोट की है। मेरी माँ ट्रंक कॉल पे जाती थी और फिर मेरी माँ में भी थोड़ा वो था। अनवर सेठ की बीवी थी। अब्बा बड़ा दिलावर था, हर एक पे खर्चे कर देता था। हत्ता कि मेरी चच्ची बताती हैं कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारी अम्मी के लिए नाइटी लाते थे तो वो मेरे लिए भी लाते थे। ऐसा वैसे मैंने आज तक कहीं पर नहीं सुना। क्यों मेरा अब्बा ऐसे, मतलब बहुत फ्री थे ये लोग। जो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये बहुत ही, जब साथ रहे चिटगोंग में, कोई बड़ा तो था नहीं इनका। दादी मर गई, दादा ने दूसरी शादी कर ली, तो इनका तो कोई बड़ा ही नहीं था। तो इन्होंने तो वहाँ पर बड़ी ही चिटगोंग में मौजा मारियाँ। वो जो गाना है ना, शाम सवेरे हुन मौजा ही मौजा, तो वो मेरी चची कहती थी कि हम 3 से 6 फिल्म पे चले जाते थे। 3 से 6 हम फिल्म देख कर आते थे, और फिल्म में हम वो शमीमारा के गरारे और वो सब, फिर हम टेलर को समझाते थे, उसको बोलते थे ये फिल्म लगी हुई है, जाके देख कर आ और वैसा ही गरारा हमें सी दे। और शमीमारा की एक फिल्म में शमीमारा ने ऐसे टोपी पहनी हुई है, ऐसे तिकोनी सी कश्ती की तरह की टोपी, तो वो भी हमारी टोपियां बनी। एक तस्वीर भी थी जिसमें खालिद खड़ा है, आबिद खड़ा है और रुबीना खड़ी है, नायला की जगह गमला खड़ा है और मैं खड़ी हूँ, और मैं अच्छी खासी बड़ी लग रही हूँ। तो नायला क्यों नहीं थी? मैं अच्छी खासी बड़ी लग रही हूँ, इतनी छोटी नहीं लग रही। मैं तो बहुत हैरान होती हूँ उस तस्वीर को देख के, मगर बहुत सारी चीज़ें समझ से बालातर हैं। रुबीना उसमें मेरी बहन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। नायला की और तस्वीरें बचपन की हैं, वो उसी की तरह लग रही है। नायला के बाल थोड़े से कर्ली कर्ली थे, थोड़े से मामूली से कर्ली कर्ली थे। तो ये कहानी थी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, चिटगांग। और चिटगांग से जब हम यहाँ आते थे चनियोट, इधर नानी के पास और रहते थे, और खाला का सारा घर का जो, और तो मेरे नाना याद है मुझे कि वो दुबले पतले से ऐसे थे जैसे मेरे मामू का बेटा बहन का मियाँ शकील अनवर है, वो बिल्कुल ऐसे थे, दुबले पतले, और उनका मुंह भी लंबाई की शेप में और रंग सांवला।
तो मेरे मेरे बाल बहुत बड़े थे, तो मेरी अम्मी ऐसे झटक झटक के मेरे कंघी करती थी, तो मैं चीखती थी, मुझे बहुत दर्द होती थी। मेरे बाल ऐसे हल्के से सुनहरे और इस तरह से थे, झटक झटक के करती थी, तो मैं रोती थी, मैं कहती थी हाय हाय। तो मेरे नाना कहते थे सफिया जुल्म ना कर, जुल्म ना कर, ना कर जुल्म। उनका मुझे ये एक याद है नाना का, और नानी का ये याद है उनका वो जो किचन भी याद है कि सहन में ही एक तरफ ऐसे यूं समझे 2-3 ब्लॉक्स की दीवार और पीछे घर की दीवार, और आगे एक वो यूं कह लो शायद क्रेसन ऑयल होता था या कौन सा वो था, या कौन सा वो चूल्हा था बीच में, चूल्हा मुझे नहीं याद। वो लकड़ियां तो नहीं थी, क्रेसन ऑयल ही था जिसे यूं ऊपर करते थे तो वो आग ऊपर भी हो जाती थी, कैरोसिन ऑयल। तो वो चूल्हा होता था, नानी का मुझे वो चूल्हे का वो याद है। फिर एक बार हम चनियोट गए तो इस मेरे खाला के बेटे ने कहा देखना अभी मैं क्या करता हूँ। मेरी खाला की शादी पहले जिस बंदे से हुई थी उससे उनका एक बेटा था, कमर कमर सलीम बाबर। हमें उनके वालिद का नाम आज तक नहीं पता, जुर्रत भी नहीं हुई। हम पूछते थे कमर, चूंकि लोग बताती थी मेरी अम्मी और खाला कि दोनों सगे भाई मतलब नहीं है, नीलम और फर्क सगे भाई हैं और कमर सगा नहीं है, इनके अब्बा कोई और है। हम पूछते थे नाम तो मेरी नानी कहती थी, मेरी माँ कहती थी मर गए वो। तो हम खामोश हो जाते थे। मेरी माँ एक डाढ़ी औरत थी ऐसे जबरदस्त, और खाला तो उससे भी ज्यादा जबरदस्त थी, बड़ी जबरदस्त थी। तो ये हुआ कि तो इस तरह बड़ी ज़बरदस्त थी। तो फ़र्क ने कहा मैं अभी चक्कर करता हूँ, देखना मुझे अभी आराम से चलना भी नहीं पड़ेगा। चनियोट की गलियाँ अगर आपने देखी हो, मुझे एक तो वैसे जाना चनियोट याद है, एक मेरे मामू अनवर की बेटी की शादी हुई थी तो मुझे याद है वो हमें चनियोट स्टेशन पर तांगे पे लेने आए, और उनका घर दूर, उन्होंने जो घर किराए पर लिया या मांगा किसी से वो दूर था। फिर वहाँ से मेरे मामू असलम की जो माँ का, मामू असलम की बेगम की माँ का जो मैके का घर था वो वहाँ हमें ले जाती थी। हुमैरा मेरे जितने थी, मुझसे 6 महीने छोटी थी, और वो हुमैरा के साथ वो मुझे याद है। तो चिनियोट में फ़र्क ने कहा मैं अभी करता हूँ देखना, तो एकदम वो चक्कर खा के गिर गया। तो जो 7 लोग चल रहे थे डेडे वाले, और तो उन्होंने कहा हाय हाय शहदी दा पुत्र, शहदी दा पुत्र, और उन्होंने उसको गोद में उठा लिया। तो ये आंख खोल के यूं करता था, हमें देखता था और मुस्कुराता था, देखो मुझे तुम लोग चल रहे हो और मुझे नहीं चलना पड़ रहा। इस तरह की। फिर वो जो हम मामू असलम के ससुराल के चनियोट के घर में गए तो हम एक रात वहां रहे, मुझे ये नहीं समझ आई हम वहां क्यों रहे। तो हम वहाँ रहे और वहाँ रात को मैं पूरी रात नहीं सोई। वहाँ भी यूं ही छत पर ऐसे ही 4 खानों वाली जगह खुली हुई थी, और नीचे का घर तो मुझे याद नहीं, लेकिन हम ऊपर के छत में एक कमरे में सोए थे। बहुत सारे लोग सोए हुए थे, 5-6 के से भी ज्यादा, और हुमैरा थी और मैं थी। मैं तो पूरी रात नहीं सोई, हुमैरा को ही बोलती रही मुझे डर लग रहा है। फिर हुमैरा भी सो गई और मैं सारी रात डरती रही, पता नहीं क्यों। तो इस तरह का चनियोट का ये याद है। चनियोट में पीछे एक मेरी नानी के घर से आप निकलो तो लेफ्ट हो जाओ, फिर दोबारा लेफ्ट हो जाओ, फिर राइट हो जाओ तो वो बाजार आता था। तो खाला लोग कहते थे इस बाजार की टिक्कियाँ बड़ी अच्छी हैं, यानी जो मैंने अंदाज़ा अब लगाती हूँ तो खाला लोग कुछ पकाते नहीं थे, वो बस यूं ही सुबह को नाश्ते में वो रोटी खा ली, कोई हो सकता है शाम के लिए पकाते हों, लेकिन वो यूं ही था कि मामू लोग पैसे बेचते हैं तो उनके पास तो कुछ नहीं है, तो वो रात का शायद कोई खाना बनाते हो, दिन में यूं ही टिक्कियाँ ले ली वहां से और खा ली, कोई रात की रोटी के साथ या क्या करते थे। तो ये खाला की जिंदगी है।
तो खाला के बारे में ये भी मशहूर था कि वहाँ पर से नानी कहती थी कि मेरे बेटों की बनियानें, एक बनियान वाला है वहाँ पर, बड़ी नरम बनियानें बनाता है, तो वहाँ से बनियान ले आओ। तो खाला की बड़ी सहेलियाँ थी चिन्योट में, बिल्कुल साथ वाली छत में खालिद दी माँ थी। खाला कहती थी कि मैं तहज्जुद के लिए उठती थी तो खालिद दी माँ भी उठी हुई होती थी। उसका भी यही मसला था कि उसकी एक बेटी थी और दूसरी शादी हो गई और वो बेटी बाप ने रख ली, तो वो भी बड़ी उदास रहती थी। तो मेरी उसकी दोस्ती थी, तहज्जुद में हम एक दूसरे को देखते थे। तो मेरी खाला ये बातें बताती थी। तो इस तरह से ये वक्त गुज़रता गया। ये सारी बातें मुझे याद हैं, लेकिन मैं बड़ी अलोन फील करती थी। आई डोंट नो वाई आई फील अलोन। मतलब मैं सारी रात सोचती थी, सोती नहीं थी, और मुझे ऐसे डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे। मुझे बहुत, मैं पता नहीं क्यों मैं ऐसे ठीक अपने आप को नहीं कहूँगी। तो ये चिन्योट का था, जिसमें मोहम्मद अमीन, आयशा, उनकी दो बेटियां खुर्शैद, सफ़िया, मेरी माँ का नाम सफ़िया था, और तीन बेटे मोहम्मद बशीर, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद असलम। तो ये तीन बेटे थे और मेरी नानी का ये घर था। मेरी नानी का घर अब मुझे ऐसे लगता है जैसे लाल किला का होटल है। मुझे मेरी नानी का घर ऐसे ही लगता, लाल किला का होटल है ना। मैं एक ही दफ़ा गई थी उसमें, एक दफ़ा गई थी और मैंने देखा था कि वो जब मेरी बेटी की मंगनी हुई थी तो उसके ससुराल वालों को लेकर, तो ये मैंने देखा वहाँ कि वो बिल्कुल चिन्योट के घर की तरह है। तो इस तरह से चीज़ें गुज़रती तो रहती हैं, लेकिन आप मतलब सेट ना हो तो मेरी माँ बहुत, मतलब जब भी कंघी करनी, मेरी माँ ने कंघी करनी, दो चोटियाँ बनानी, दो चोटियाँ मेरी, दो चोटियाँ नायला की, कस कस के चोटियाँ बनानी, और मैंने चीकना भी, तेल हमने लगाने। हम यूँ थोड़ी फिर सकते थे जैसे आजकल की बच्चियाँ फिर रही हैं। वो तो ये तुम गैर शादीशुदा हो, बालों को तेल वेल लगा के रखना है, तेल लगे हुए होने, और दो चोटियां होती थी। ये सब मैं चिटगांव की नहीं बात कर रही, चिटगांव की बात तो अभी मैं वैसे याद आ रहा है मुझे कि कराची जब हम आए तो हमारी दो चोटियां होती थी। तो फिर चिटगांव में क्या हुआ कि वो जो हम गाड़ी पे, याद है मुझे, तीन चार औरतें थीं और शायद एक ड्राइवर था, हम यूँ जा रहे हैं पैनिक में। फिर मुझे याद है कि एयरपोर्ट, ढाका एयरपोर्ट पे हम एयरपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ फैमिलियां चादर बिछाकर और उस पर बैठी हैं। हर फैमिली के 6-7 मेंबर्स तो होते हैं, तो वो चादर बिछाकर बैठी हुई हैं और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आज कल, लेकिन वो पता चला जहाज़ चला गया, फलां चले गए, और हम क्यों बैठे हैं। फिर मुझे याद है कि वो यूं शीशे के यूं दरवाजे होते थे जो वो यूं थोड़ा सा खोलते थे और यूं बंद कर देते थे। तो वो कोई आया, उसने कहा खाने पीने का सामान देना है, तो वो एक ने दिया, तो मेरी नाश्ता कोई लेकर आया हलवा पूड़ी का। तो मेरी चची से मैंने अब भी पूछा वो कोई नाश्ता लेकर आया था, तो मेरी चची ने कहा वो मेरा दूध शरीक भाई था, तो वो नाश्ता लेकर आया था। तो लोग वहाँ पर आते और वो देते थे खाना। वहाँ निसार पुन्नू के साथ एक जज्जी भी, उनका भाई जज्जी ही रहता था, जिसकी बीवी शब्बो थी। जज्जी भी बड़ा खूबसूरत था और उनकी फैमिली में, जैसे मैंने बताया पहले, बड़े गज वज वाले थे, तो वो जज्जी भी था। तो जज्जी का सुना कि वो उसको जंगी कैदी बना दिया गया और आज तक उसका पता नहीं चला। और उसकी बीवी शब्बो अपने बेटे के साथ यहाँ आ गई पाकिस्तान, वो बांग्लादेश बन गया, वो पाकिस्तान आ गई। और फिर उसने 7 साल इंतज़ार किया और 7 साल के बाद उसने दूसरी शादी कर ली, फिर उससे भी उसके बच्चे हुए। तो इस तरह हम एयरपोर्ट पर बैठे थे इंतज़ार में कि वो हमें बोर्डिंग कार्ड देंगे तो हम जा सकते, बोर्डिंग कार्ड नहीं मिले तो हम नहीं जा सकते।
तो फिर मेरी अम्मी को इतना शदीद दौरा पड़ा, अम्मी ऐसे ज़मीन पे लेट गईं और ज़ोर ज़ोर की चीखें मारने लगीं, इतनी ज़ोर की चीखें मारने लगीं, सारे जो बैठे हुए थे नीचे ज़मीनों पे चादरें बिछा के वो खड़े हो गए और वो सारे गोल दायरा बना के अम्मी को देखने लगे। तो वहाँ से मुझे याद है वो एक आया पायलट टाइप के कपड़े पहने हुए और उसने कहा कि नहीं नहीं अभी कुछ करते हैं आपको, और फिर दूसरे ही दिन हमें वो बोर्डिंग कार्ड मिल गए। फिर मुझे जहाज़ पे चढ़ने का याद नहीं। जो चीज़ मुझे याद है वो बड़ी अमेजिंग है, वो ये कि मैं अम्मी के साथ हूँ और कोई बहन भाई नहीं। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और अम्मी मुझे पंजाबी में कह रही हैं, उन्हें देखिए मेरा बिरा है, पैर मेरे बिरा देन। एक कोई पार्टीशन सा है, हम चल रहे हैं पार्टीशन नीचे से, जैसे पार्टीशन थोड़ा सा ऊपर होता है, तो ए पैर मेरे बिरा देन। तो वो जो हम आए हैं इस पाकिस्तान से, वो हम कोलंबस कोलंबो से होते हुए यहाँ आए हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर जहाज़ रुका, वो अम्मी के साथ मैंने सब चीज़ें, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर तो नहीं आने की इजाज़त होती थी, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्होंने उतारा क्योंकि वो काफ़ी देर वहाँ रुका, कई घंटे। तो हमने देखा कि वो ऐसे शेल्फों में बड़ी आला आला घड़ियाँ पड़ी हुई हैं और बड़ी वो हैं, वो सब मुझे याद है। तो मैं अम्मी के साथ ये आई यहाँ पर, और एयरपोर्ट के वो दिन बड़े याद हैं। डर लग रहा है, वो कह रहे हैं मारने आ जाएंगे, मार देंगे, इस तरह की कई बातें। तो फिर हम यहाँ आए, तो मुझे याद है कि मुझे एक बात ये याद है कि हम मामी गुलशाद, मेरी जो मामू असलम की बीवी थी, वो मामी गुलशाद थी, वो इस तरफ के फ्लैट पे थी जिस तरफ वो कबाब वाले और वो सब थे। हम उनके घर गए थे एक दफ़ा, और फिर मुझे याद है कि हम जहाज़ से उतरे रात के टाइम, मैं और अम्मी, और जब मैं सुबह उठी तो वहाँ पर हुमेरा का पलंग था, छोटा बच्चे का पलंग होता है, उस पे मैं सोई हुई और कमरे में कोई नहीं। मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, मैं उतर के भागी, तो साथ वाले कमरे में मैंने देखा कि एक पलंग के नीचे मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं और अम्मी भी हैं और मामी गुलशाद भी हैं। तो मैं वहाँ कहाँ अम्मी के साथ अकेली आ रही थी। इसका जवाब मुझे अब मिला जब मैंने चची से पूछा, तो उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मी वहाँ से आने के बाद दोबारा भी गई थी। तो मैंने कहा मुझे याद है मैं अम्मी के साथ अकेले आई थी, कोई भी नहीं था, और अम्मी क्या करने वहाँ गई थी। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं मुझे। पता नहीं मैं क्यों नहीं अभी तक संभलना जाना चाहिए। ये कहानी यहाँ तक की है, बड़ी उदासी है तेरे इसरार के बाद, कलेजा मुंह को आता है तेरी एक बार के बाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।